आज हमारे साथ हैं संजय किशोर सर, जो 1987 से यूपीएससी क्रैक करने के बाद शुरू होता है इनका सफ़र, और जिन्होंने इस सफ़र के दौरान कई सारे अवार्ड जीते हैं, लाइक प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, और पुलिस मेडल के साथ इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हुए हैं। इन्होंने इंस्पेक्टर जनरल के रूप में और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर फॉर सेवरल जोन्स में भी काम किया है। जय हिंद सर, आपका स्वागत है फॉर द पब्लिक में अमन कुमार मिश्रा के साथ। जय हिंद, थैंक यू। सर, अभी आप बिहार दौरे पे हैं, कैसा लग रहा है सर बिहार? इसको दौरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ और अक्सर मैं महीने के अंतिम में आता हूँ। हमारा यहाँ बिजनेस है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, तो एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में हूँ और तो मैं देखने आता हूँ। और ऑफ कोर्स अपने स्टेट में आना तो होम कमिंग होता है, अच्छा ही लगता है, अच्छा लग रहा है। सर, जैसा कि आप बिहार के ही हैं, सर बिहार के पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स एक तो बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिक्स है और बिहार अभी एक तरह से देखो तो आप ट्रांजिशन पीरियड में है और ट्रांजिशन पीरियड की जो परेशानी है उसको आज हम झेल रहे हैं। जब भी कोई स्टेट ग्रो करता है तो बहुत सोशल डायनेमिक्स होते हैं, जो आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये उसी का फलस्वरूप है। एंड आई होप दैट इन फ्यूचर समथिंग विल बी बेटर फॉर बिहार। सर, आपकी जो यूपीएससी की जर्नी होती है वो कैसे शुरू होती है? लाइक आपने भी 12th के बाद ही यूपीएससी का देखा था सपना, या फिर आप बचपन में ही इसे आप चाहते थे? ऐसा कोई नहीं था, पर मेरे पिताजी रेलवेज में IRTS ऑफिसर थे और मैं बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ा हूँ क्लास 6 से लेकर के, और बोर्डिंग स्कूल का ही ट्रंक लेकर के मैं सीधे RPF एकेडमी ज्वाइन करने आया आफ्टर आई कम्पीटेड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 87। तो बंगले में रहते थे तो अक्सर पिताजी बोलते थे, देखो सामने वाला, देखो ऑफिसर 22 साल में आ गया, 23 साल में आ गया, तुम भी कर सकते हो सिविल सर्विसेज। मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन डिबेट्स, ड्रामेटिक्स और स्टेज और कल्चरल से ज़्यादा था। पढ़ाई भी ठीक ठाक था मेरा, मैं क्योंकि रामकृष्ण मिशन देवघर से मैं किया हूँ और उसमें 50,000 में 50 लोग का ही एक सिलेक्शन होता था। तो उसमें उग्रुप, झारीपानी, कॉलविंग्स, तालुकदार, लखनऊ, रामकृष्ण मिशन, सब जगह एग्ज़ाम दिया, सब जगह हो गया, पर रामकृष्ण मिशन में मैं गया क्योंकि वहाँ बाबा बैद्यनाथ का है, तो लोग घर वाले थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के, बोले कि भाई दर्शन भी होगा और संजय भी वहाँ पढ़ेगा तो अच्छा होगा। और हमारे परिवार के, मेरे मामा, मेरे बड़े भैया बहुत लोग कंपटीशन दिए थे, नहीं हुआ था, तो जब मेरा हुआ तो मैं वहाँ चला गया। तो शुरू से ही वो थोड़ा सा बंगाली कल्चर से था, तो कल्चरल इंक्लिनेशन था। पर एक समय ऐसा आया कि एक व्यक्तिगत घटना हो गई जिसके चलते, बेसिकली क्या है, टू बी क्वाइट फ्रैंक, मेरी मदर की डेथ हो गई अचानक। मैं उसमें हिंदू कॉलेज में था, मुझे आना पड़ा, और भी कुछ कारण था जिसके चलते मुझे पटना आना पड़ा साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और फिर मेरी माँ ने कहा था कि तुम पढ़ने में भी तेज हो, बाकी चीज़ में तेज हो ही, तो अगर मेहनत करो तो। लाइक आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और डिबेट वगैरह भी करते हैं उसके साथ। तो उनका ये था, बस एक माँ की बात कान में गूंज रही थी, तो अटेम्प्ट दिया और लकीली फॉर मी कि। सर, उस समय आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किए थे? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। ग्रेट सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया सर। और जो बच्चा अभी 12th पास कर ले रहा है और लाइक उसकी आर्थिक उतनी अच्छी नहीं है, पीछे की बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है सर, तो क्या उस बच्चे को कोई एक बैकअप प्लान चाहिए? लाइक कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कहीं भी कोई एक बैकअप प्लान चाहिए क्या यूपीएससी जर्नी के लिए? लाइक यूपीएससी की जर्नी बहुत बड़ी होती है सर। देखिए, यूपीएससी की जर्नी एक बहुत ही कठिन जर्नी है। 2-3 चीज़ें जैसे मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यूपीएससी, खासकर यूपीएससी की बात ना करके हम सिविल सर्विसेज की अगर बात करते हैं, क्योंकि यूपीएससी और भी बहुत एग्ज़ाम लेते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस लेती है, फॉरेस्ट सर्विस लेती है, फिर असिस्टेंट कमांडेंट CAPF की लेती है। सबसे पहले हम आकलन कर लें कि क्या हम इसके लायक हैं। आकलन आपको सामाजिक तौर पे, क्या आपको समाज का सपोर्ट है, आर्थिक तौर पे क्या आप सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली जर्नी है, ये आसान जर्नी नहीं है। फिर आपको ये भी प्लान भी रखना पड़ेगा कि अगर हम फेल कर जाते हैं, देखिए हमारे समय क्या था कि 27 साल मैक्सिमम था और 3 अटेम्प्ट्स, 27 के बाद नीलबट्टा सन्नाटा, आपको जहाँ जाना लोग चले जाते थे, बिजनेस करना है, किसी को करना है। आज के दिन में आप जनरल की अगर बात लो तो 32 साल
लोग कर रहे हैं, अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो ख़त्म हो जाते हैं जब उनका लास्ट अटेम्प्ट ख़त्म होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 27 साल तक उनको कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो दे शुड इमीडिएटली गो फॉर स्टेट सर्विस कमीशन एग्जाम्स, बैंक्स, पीओ और बाकी जो सर सीजीएल। बैकअप की जरूरत है कि नहीं, लाइक कोई जॉब लेकर यूपीएससी करना चाहिए या फिर एक केवल लगे हुए हैं केवल यूपीएससी तो फिर यूपीएससी? यूपीएससी बैकअप के साथ आप यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। आप जो पैरेलल की बात कर रहे हैं कि इनिशियली आप सीजीएल कर लें या कोई सरकारी नौकरी Yes, कर लें sir. फिर यूपीएससी की तैयारी करें, वो नहीं हो पाता है क्योंकि आप न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो हर समय ऐसा है कि जो पैरेलल को मैं कह रहा हूँ कि उसको सीरीज में कीजिए, यानी कि 27 साल तक आप कीजिए, उसके बाद यू हैव गॉट एज फॉर अदर कॉम्पिटिशंस। यस सर, इट मींस It is not- साल तक आपको बस एक ही इट इज नॉट पैरेलल, Yes. पैरेलल इट इज टफ। सीरीज में कीजिए, बस एक ही यूपीएससी book 26 होगी। 27 तक कर लीजिए, Yes. 3 अटेम्प्ट उसके। अब तो एक तरीके से रूल भी बन गया है कि अब कि जो आप आईपीएस मिल गया तो आप छुट्टी लेके कर सकते हैं और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो अब वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया। हमारे समय भी जैसे अलाइड टू अलाइड मूवमेंट नहीं था। मैं सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे इनकम टैक्स मिला, पर हमें भी ये मिला कि एज योर मेरिट इज नॉट हाई, यू आर बीइंग अलॉटेड इनकम टैक्स, सो यू आर गोइंग विदाउट अलॉटमेंट। और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट के पहले ही हमारी पोस्टिंग हो गई थी और मुझे एनओसी नहीं मिल पाया। तो दैट इज इट। तो बेसिकली सीरीज में करना चाहिए। आप यूपीएससी एक पर्टिकुलर एज तक दीजिए, उसके बाद आपके बाकी कॉम्पिटिशन्स के लिए एज है, आप कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो आप तैयारी कर रही है ना, वो बहुत मायने रखेगा बाकी कॉम्पिटिशन्स में आपको। यस सर। सर लाइक एक आपके जॉब के दौरान सर आपको ट्रांसफर प्रेशर कैसे उसको हैंडल करते थे? लाइक अभी हम पश्चिमी चंपारण में एक हमारे डीएम सर थे, नीलेश रामचंद्र देवरे सर। सर तो उन्होंने बहुत सारे मतलब जितने भी इलीगल चीज़ें हो रही थी या फिर जो रोड में अपना घर बना लिए हुए थे वो सब उसे तुड़वा रहे थे। फिर क्या होता है, उनका 2-3 दिनों के बाद ही उनका ट्रांसफर हो जाता है सर। तो एक तो दोषी लोग पुलिस अफसर को ही दे देते हैं, लेकिन उन लोगों को भी वो ट्रांसफर प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है, इसलिए वो बहुत सी चीज़ों जो होती है वो उनके अंडर कंट्रोल में होते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाते सर। तो इसको आप कैसे? देखिए, ट्रांसफ़र तो आपको करना है। सरकारी नौकरी आप ज्वाइन किए हैं तो सरकार जहाँ चाहेगी अपने मुताबिक आपको पोस्ट करे देगी। एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, अगर आप पैरवी से ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आप गीदड़ की तरह नौकरी करते हैं, और अगर सरकार जहाँ चाहती है आपको ट्रांसफ़र करना, वहाँ अगर आप चले जाते हैं बिना कुछ अपोजिशन के, तो आप शेर की तरह नौकरी करते हैं। तो एक बार जैसे ज्वाइन कर ली, जैसे हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विस थी, धनबाद, समस्तीपुर, फिरोजपुर, जबलपुर, तो तनख्वाह आपको मिलेगा ही मिलेगा, रेस्ट हाउस मिलेगा आपको। और बच्चे के एजुकेशन की बात है तो वो तो आजकल सब जगह अच्छे स्कूल हो गए, हमारे समय तो अच्छे नहीं थे, तो हमारे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़े। तो बच्चों की पढ़ाई का ही एक होता है, उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दीजिए, पढ़ाइए, उसको कंप्लीट कराइए, और उसके बाद। और जहाँ तक ट्रांसफ़र का प्रेशर है उसको वो नहीं करना चाहिए। जहाँ सरकार ट्रांसफ़र करती है आपको चले जाना चाहिए। यस सर। तो एक अगला क्वेश्चन लाइक पॉलिटिकल थोड़ा है। लाइक सर कोई भी छोटा से छोटा पद हो उसकी भी एलिजिबिलिटी होती है, यूपीएससी की भी अपनी एलिजिबिलिटी है, हर कोई या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की भी एलिजिबिलिटी होती है। सर लीडर्स की एलिजिबिलिटी क्यों नहीं होती है और क्या इसे होना चाहिए? देखिए, लीडरशिप को आप आकलन नहीं कर सकते। लीडरशिप कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, क्योंकि लीडरशिप एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। यस सर। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर जितने एमपीज बनते हैं उनका भी एक एसएसबी में जैसे होता है ना, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी वो देखते हैं, वैसा होना चाहिए, जो कि पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है। तो लीडर जो होता है, लीडरशिप क्वालिटी इननेट होता है, वो आपको बचपन से ही पता चल जाएगा कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। नो कोर्स एंड नो एमबीए कैन इनकलकेट लीडरशिप क्वालिटी इन एनीवन। सो लीडर्स आर बोर्न, नॉट मेड। यस सर, मीन्स उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यू गॉट माय आंसर। यस सर।
सर एक और जो होता है अभी जो चल रहा है, बहुत सारा दल बदल हो रहा है लीडर्स की। नेताओं कोई भी अपना पार्टी को समर्थन कर दे रहे हैं, जो एक एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ था उसको क्रॉस कर जा रहे हैं। तो वो एक क्या उस जो पार्टी के लीडर है उसके उनके साथ क्या सोशल जस्टिस हो रहा है, या फिर लोगों के साथ सोशल जस्टिस हो रहा है, क्योंकि वो जिस लीडर को चुने हुए हैं वो लीडर किसी और पार्टी में चला जा रहा है सर। देखिए, जहाँ तक एंटी डिफेक्शन लॉ की बात है, 2/3 जो ग्रुप है, अगर वो कहीं जाना चाहता है तो वो जा सकता है, जिसमें कि वो डिफेक्शन लॉ को वॉयलेट नहीं करेगा। उसके बाद दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है कि जब आप डिफेक्ट करते हो तो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? झंडा और सिंबल। अगर जो डिफेक्ट कर रहे हैं उनके साथ वो सिंबल और झंडा चला जाता है ना, तो वो फिर बहुत गड़बड़ होता है। अगर आप डिफेक्ट भी कर रहे हो तो आप नई पार्टी बनाओ। बट जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत इसमें वो है, ऑब्जर्वेशन है कि ये वोटर्स के लिए एक धोखा है। यस सर। आपको अगर डिफेक्ट करना है तो आपको रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन करना चाहिए कि आप क्योंकि वोटर ने आपको एक सोशल जस्टिस पे भी बात है, आपको वोटर्स ने एक पर्टिकुलर सोशल पॉलिसी के ऊपर, आपकी पार्टी की जो पॉलिसी है उसके ऊपर आपका मैनिफेस्टो क्या है उस पे इलेक्ट किया है, फिर आप डिफेक्ट करके जाते हैं तो मेरे विचार से वो गलत है। सर आपने रेलवे में भी अपनी सेवा दी हुई है। सर एक जो प्रॉब्लम होती है रेलवे में आरएसी, और आरएसी में भी कोई लेडीज अगर उस पर ट्रेवल कर रही है, उसकी नाइट की मतलब ट्रैवलिंग होती है, तो उस समय कभी कभी ऐसे रेलवे से जेंट्स की भी हो जाती है वहाँ पे। तो सर उस प्रॉब्लम को कैसे रेलवे मतलब हैंडल कर सकता है? अब मेरे विचार से ये सॉफ्टवेयर का इशू है। आईआरसीटीसी इसको इमीडिएटली देख सकता है, क्योंकि उनके डेटा में आरएसी में आराम से आ सकता है कि एक मेल है फीमेल है। अगर सॉफ्टवेयर को ट्विक कर लें तो आरएसी में भी वो लोग मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन डू दैट। सर ड्यूटी के दौरान कोई एक स्मगलिंग का केस? देखिए, स्मगलिंग का केस तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि हमारे उच्च अधिकारी थे, मेरा नाम नहीं लेना चाहूँगा, और हम लोग डिवीज़न बॉर्डर डिवीज़न था, तो मुझे कस्टम वाले फ़ोन करते रहते थे कि जो रेलवे का सैलून है उससे वो जाते हैं और अपने सैलून में ही नेपाल से सामान खरीद कर करके आ जाते हैं। मैंने बोला ठीक है यार, अपने मेरा सीनियर अधिकारी है और मैं देख लेता हूँ। बट समहाउ द अदर वो अधिकारी बढ़ता गया और एक बार क्या हुआ कि जैसे ही उसका सैलून आया तो कस्टम वालों ने रेड कर दिया और सीज कर दिया सामान। तो सीज करने के पहले मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला आप सीज मत करो अभी, क्योंकि रेलवे से संबंधित है तो हमारा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है उसमें। उस अधिकारी को जब मैंने बोला कि सर आपने ये क्या किया, ये गलत है और इसमें सबकी छवि धूमिल होती है। अब जब आदमी पकड़ा जाता है, वो आदमी बहुत एरोगेंट था। कभी किसी को ना संस्कार के रूप में या मानसिक रूप में अगर वो नहीं तैयार है, पर कभी कभी भगवान उसको पद दे देता है। वो उस ग्रुप में वो इंसान था। तो बोला संजय मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं, मुझे बचा लो। तो फिर मैं बोला ठीक है सर। तो हमने अपनी तरफ से आरपीएफ की तरफ से ही सीजर दिखाया और फिर हमने कस्टम को हैंड ओवर किया, सो दैट कि ये क्रेडिट उस अधिकारी को गया जो डिवीजनल हेड था। उसी को अपने ही सैलून का सीजर का अधिकार गया। थोड़ा लोकेशन हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वाकया स्मगलिंग के हुए हैं। वन ऑफ द एपिसोड ये था कि उसमें आप अपने सीनियर को भी डील कर रहे हैं जो आपका एसीआर लिखने वाला है। और उसका भी जो सीनियर है वो कह रहा है आप तुम इसको क्यों हेल्प कर रहे हो, इसको जेल जाने दो। तो बड़ी अजीब स्थिति हमारी थी कि मैं हेल्प करूं नहीं करूं, क्या करूं, गलत काम किया है, और उसको बाद में भुगतना पड़ा इसके ऊपर। उसके सीनियर्स उनके ऊपर एक्शन लिया गया, पर उस समय एक बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी। सर ड्यूटी के दौरान कोई एक एक्सट्रीम केस जिसमें लग रहा हो कि आप अब हम फंस रहे हैं या फिर आर पार टाइप का हो रहा है सर, तो वो शेयर कीजिए सर। अब जैसे एक बार ये है कि
आरआरबी का एग्ज़ाम देने के लिए बिहारीज जाते हैं, क्योंकि गरीबी है हमारे बिहार में। आसाम गए थे तो 2002-3 की बात है मेरे विचार से। तो आसाम जब एग्ज़ाम देने गए तो आसामी लोगों ने बिहारियों को बहुत मारा वारा। तो मैं उसमें कटिहार डिवीज़न में पोस्टेड था, जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का एक डिवीज़न है। यस सर। तो उसके बाद जब गाड़ी आसाम से आई, अवध असम एक्सप्रेस, तो पहला स्टेशन बिहार में वही पड़ता है जब आप असम बंगाल के बाद आते हैं। तो वहाँ पे सब बिहारियों ने ट्रेन को घेर लिया और पत्थरबाजी करने लगे, बोले सब आसामी को मारेंगे। अनफॉर्चुनेटली एसपी रेलवेज और डीएम तीनों छुट्टी पे थे। तो डीआईजी पूर्णिया बैठते थे वहाँ पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि संजय ये स्थिति है और डिप्टी एसपी कटिहार तुमको रिपोर्ट कर रहा है, यू टेक चार्ज। देन आई टुक चार्ज। मेरे विचार से मुझे फायरिंग करनी पड़ी 15-20, 1-2 को गोली भी लगी। और वो लोग कैश ऑफिस जलाने वाले थे। और आप जानते हो कि हमारे उसमें कटिहार डिवीज़न में कटिहार, पूर्णिया, अररिया ये सारा आता था। तो मैंने जो 2-3 नाम लिए, आप नेता समझ रहे होंगे कि कौन वहाँ आ गए होंगे। उसको डील करना, फायरिंग करना, लालू जी के मुख्यमंत्री के स्थिति में कौन किया, ये कौन है, आरपीएफ का अधिकारी, कैसे फायरिंग किया, क्या किया। तो बहुत अजीब स्थिति थी। मुझे जो करना था, जो सही था, मैंने किया उस समय। फिर उसके बाद रेल मंत्री भी नीतीश जी वो आए, फिर लालू जी आए देखने के लिए। हमारे महानिदेशक मिस्टर पांडे जो बिहार के ही थे, जो एडीजी रेलवेज थे, वो भी आए देखने के लिए। तो मैं उस सिचुएशन को सबको कहाँ करा था, पर जैसे रिकॉर्डिंग कर लिया था। बट आई कुड सेव, नो पैसेंजर वॉज हर्ट। हमारे कैश सेफ थे, माल गोदाम सेफ था। तो एक बहुत अजीब स्थिति थी कि मुझे याद है उसमें मुझे भी चोट लगने की बात थी, कि मुझे भी पत्थर लगा था एक। मेरे गनमैन का कान के बगल से गोली गुजरी थी, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में उसके बाद ही आप फायरिंग तभी शुरू करते हैं जब आप समझते हैं कि आप पे आपकी जान खतरे में है। और सेल्फ डिफेंस कोई पुलिस का नहीं होता, हर एक नागरिक को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। यस चाहे अपने बॉडी का हो। सर। सेल्फ डिफेंस से अभी एक भरत तिवारी इनकाउंटर केस हम लोग के बिहार में चल रहा है। तो सर जब कोई सरेंडर कर दे रहा है अपने आप को, तो सर क्या वहाँ पे पुलिस को गोली चलानी चाहिए? देखिए, उसके ऊपर मैं, जैसे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप देखेंगे, Yes. संजय_सरलेरा करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैंने, लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने उस पर एक रील बनाया है। मेरा उसमें ये कहना है कि आप सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अगेंस्ट बॉडी करते हैं जब आप समझते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं और किसी बॉडी को, इंसान को बचाना चाहते हैं। तो प्रथम दृष्टा ये केस सही नहीं दिखता है। और अब तो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। और जब मैंने सर इसमें कास्टिज्म से भी जोड़ दिया गया है इसको। देखिए, बिहार में कुछ भी होता है ना। यस सर। लाइक बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आ जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कास्ट इज कास्टेड इन बिहार। यस सर। कास्टिंग समझते हैं, जो कास्टिंग करते हैं, Yes, कास्ट sir. इज कास्टेड इन बिहार। सो बिहार से कास्टिज्म हटाना इतना आसान नहीं है। उसकी अपनी हिस्ट्री है और कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने जगह पे है। अभी तो जो है, आप देखोगे कि मर्डर केस रजिस्टर हो गया है, एंड दैट इज मोर देन एनफ। जुडिशियल इंक्वायरी से क्या निकलेगा, हो सकता है कुछ और ऊंचे अधिकारियों के नाम आए, पर मेरे विचार से जो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें कमी रह गई है। और इनिशियल पीरियड में जब वो पिस्टल दिखा के बात कर रहा था, मेरे विचार से उसी समय आर्म्स एक्ट में उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। यस सर, एग्जैक्टली। तो मामला यहाँ नहीं होता, तो वहाँ कोताही रहेगी, जिसके चलते ये सिचुएशन। सर प्रधानमंत्री का एक अपील होता है कि पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए इंडियन रेलवे मेट्रो का इस्तेमाल करिए। सर बट आम आदमी वो टिकट जैसे ही बुक करने जाता है उसका खत्म हो जाता है टिकट। लाइक वो कोटा पे भी चला जाता है, एमपी एमएलए को मिल जाता है या फिर रेलवे के ऑफिसर्स को मिल जाता है। सर तो आम लोगों को कैसे टिकट्स मिल पाएंगे? और एक और चीज़ भी है, जो आधार ऑथेंटिकेशन भी किया हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें अभी दलाली हो रही है सर। देखिए, ऐसा है, रेलवे की टिकट और नीट का एग्ज़ाम, ये दोनों डिमांड सप्लाई से आपको देखना पड़ेगा। आपका डिमांड इतना ज़्यादा है ना। यस सर। और सप्लाई कम है। नंबर ऑफ ट्रेन्स लिमिटेड है। ट्रेन बस नहीं है, ट्रेन फिक्स ट्रैक में चलते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी 10 गाड़ियाँ चलती हैं। जब आपको छठ होता है या समर रश होता है, तो आप बोलते हैं 10 गाड़ी और बढ़ा दें। ये गाड़ी कहाँ चलेगी? उसी ट्रैक पे ही चलना है।
और उन 10 ट्रेनों के बीच में चलना है, और एक ब्लॉक सेक्शन में 2 ट्रेन नहीं रह सकता है। सो रेलवेज के पास लिमिटेशन है। इसका सॉल्यूशन जहाँ तक है, भीड़ की बात है, ये माइग्रेशन से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। माइग्रेशन तो होता ही है, बिहार में आप हर समय आप लोअर माइग्रेशन देख रहे हैं, आप हायर माइग्रेशन की बात नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े सीईओ जो हम जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो दिल्ली में बसे हुए, ये भी तो माइग्रेशन ही है एक तरीके से। तो ये जो माइग्रेशन का जो है, ये डिमांड सप्लाई का है। जब तक सप्लाई कम रहेगा, लूप होल्स निकलेंगे, चाहे वो नीट के एग्जाम के पेपर लीक हो, चाहे दलाली के हो। तो आईआरसीटीसी हर समय अपग्रेड करती जाती है। अभी आप देख रहे हो कि जनरल टिकट क्यूआर कोड से वो लोग निकाल ले रहे हैं, क्योंकि बम्बई में पहले खुल जाता है तत्काल, तो वहां से आपको मोतिहारी से पटना टिकट निकाल ले रहे हैं और उसको क्यूआर कोड से भेज दे रहे हैं, और उसी को प्रिंट आउट से सेम कलर से ओरिजिनल टिकट निकाल रहे हैं जैसे कि काउंटर से निकला हुआ है। तो देखिए, जहां डिमांड सप्लाई होगा और इंसान जो परेशान है ना, उसकी मानसिकता ज़्यादा तेज होती है, जो इंसान उसको सुपरवाइज कर रहा है उससे। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, और इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और आईआरसीटीसी को बस ना अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और दलाल तो सब जगह है, आप दलाल को कभी हटा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। और गलती उसकी है जिसने टिकट चाहिए, गलती उसकी है जो कि 50 लाख देकर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। यस सर, एग्जैक्टली। पेपर लीक जो है वो, अगर खरीदने वाला नहीं है, और हर पेपर लीक हो रहा है, खरीदने वाला नहीं है तो बेचने वाला क्यों होगा? आप मना कर दें कि मेरे बच्चे को ऐसे नहीं बनाना है, तो लीक होगा ही। तो ये डिमांड सप्लाई की बात है। सर बिहार की जो 90 की पॉलिटिक्स थी और अभी की है सर, उसमें कुछ चेंजेस आए हुए हैं? ऑफ कोर्स अभी तो देखिए, और उस समय का दौर और अभी देखिए, का हमने नौकरी की लाइक है। आप सर 90s में भी काम किए हुए हैं, तो सर उस समय की पुलिसिंग और अभी की पुलिसिंग में क्या है? देखिए, पुलिस तो वही है। एक चीज ध्यान रखिए, समाज चेंज हुआ है। 90 से अभी तक का समाज तो चेंज हुआ है ना। यस और सर। पुलिस आती कहाँ से है? इसी समाज से आती है, सोसाइटी। इसी समाज के लड़के बनते हैं। यस सर। तो आज के दिन में आज बिहार की ये स्थिति है कि केंद्र सरकार जो है वही स्टेट गवर्नमेंट है, तो डबल इंजन सरकार जो कहते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। क्योंकि हमने नौकरी की है जहाँ उस स्टेट में, जैसे कि मैं प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमीशन नॉर्दर्न रेलवे था, तो कश्मीर से काशी तक जुरिस्डिक्शन था, समझ जाइए। श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, सारा जुरिस्डिक्शन आपका था। तो कुछ स्टेट में तो केंद्र सरकार थी, कुछ स्टेट में अपोजिशन सरकार थी, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती थी। जैसे रेलवे एक्सीडेंट्स होते थे तो हर समय स्टेट गवर्नमेंट कहती थी कि ये रेलवे की गलती है, और रेलवे हर समय चाहती थी इसको सबोटेज कर देना। तो हम लोग उसमें नौकरी की है, तो आज के दिन में वो सहूलियत कम से कम है कि सेम सरकार है, और जो भी सपोर्ट है स्टेट को वो मिल जाता है। और जहाँ तक चेंज की बात है, मैंने बताया समाज चेंज हुआ है तो पुलिस चेंज हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्वेश्चन लीक के चलते एग्ज़ाम आगे बढ़ते जाते हैं, वैकेंसीज एकजुट हो जाती है, ढेर सारे को एग्ज़ाम लेने में लीक का भी प्रॉब्लम होता है। जब आप सेलेक्ट करके लाते हो तो उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 400 से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, पर आप 60,000 रिक्रूटमेंट करते तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो ट्रेनिंग होती ही नहीं है। अनट्रेन्ड गांव के लड़के जो फ्रस्ट्रेटेड होकर के नौकरी पाए हैं, उनसे क्या डिसिप्लिन आप एक्सपेक्ट करते हैं? और दूसरी चीज़, अगर डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो इमीडिएट होना चाहिए सज़ा। इनाम और सज़ा का महत्व तभी है जब वो तुरंत हो, ऑन द स्पॉट। डीजी कह रहे हैं कि रील नहीं बनाना है तो रील बन रहा है, बट अगर एक बार जो रील बना रहा है सिपाही, बिहार पुलिस ही अगर अपने हैंडल में डाले कि ये रील बना रहा था और आज इनका वर्दी उतार दिया गया है, एक रील बना के दे दे, देखिए इसका इफेक्ट कितना आता है। अभी हुआ भी है सर, एक एमपी में जो बनाते थे, आई थिंक दैट इज बर्खास्त कर दिया गया। क्योंकि जिस पॉपुलरिटी के चलते वो रील बना रहा है, उसी ऑडियंस को बताना है ना कि इनके साथ क्या हुआ। सर यूपीएससी के दौरान फिटनेस कितना जरूरी है? देखिए, यूपीएससी के दौरान, कोई भी एग्ज़ाम के दौरान, मैं कहता हूँ कि ये शरीर जो है आपके माता पिता का के माध्यम से मिला हुआ भगवान का एक प्रसाद है। जिस तरह प्रसाद को आप ग्रहण करते हैं पूरे आत्मीयता से, अपने पूरे लगाव से, उसी तरह शरीर को आपको रखना है। यूपीएससी के लिए नहीं, जिंदगी में जीने के लिए भी। आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर आपका शरीर साथ में नहीं है ना, तो पैसे का महत्व नहीं, पानी की तरह बह जाएगा। तो फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप फिट रहते हैं तो शारीरिक तौर से और मानसिक तौर पर फिट रहते हैं।
मानसिक तौर से फिट रहते हैं तो समाज में जितनी भी ज़िंदगी जीने में जितनी परेशानियाँ आती हैं आपको, आप उसको झेल लेते हैं। और ख़ासकर आप प्रेशर काम करते हैं, पुलिसिंग काम करते हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि एटलीस्ट आधे घंटे उसको अपने शरीर के ऊपर देना बहुत ज़रूरी है। ये सर तो बता दें कि सर जो है एक बेहतर पुलिस अफसर के साथ साथ एक फिटनेस को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक बेहतर सिंगर भी कह सकते हैं, एक बेहतर गाना भी गाते हैं सर। तो ये लाइक इसको हम लोग एक अच्छे गाना के साथ एंडिंग करते हैं सर। तो आप जो एक कोई आपको लगता हो कि बेहतर वो एक गाना। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू सर, आप लिटरली बहुत अच्छा आपने गाना गाया। थैंक यू सर तो एक लाइक इसको अभी हम लोग हो गया ख़त्म करते हैं और सर लाइक फ्यूचर में भी आपको इस जैसे प्लेटफॉर्म्स में लाइक बहुत सारे यूपीएससी हो गए या फिर एक बेहतर पुलिसिंग हो गई, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।